आज इस बात पर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब को बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोग सामाजिक न्याय के लिए आज प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस देश में। और ये कहीं ना कहीं इस सरकार की धृष्टता, इस सरकार का अहंकार, इस सरकार का दंभ दिखाता है। सरदार पटेल ने 4 फरवरी एक्चुअली 1948 को आरएसएस को हिंसा और उन्माद फैलाने के आरोप में बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के 5 दिन के अंदर। मोदी जी क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों नहीं पीएफआई को 8 साल से बैन किया जा रहा है? अम्बेडकर की जयंती है। सामाजिक न्याय में उनका योगदान और हमारे अद्भुत संविधान को बनाने और निर्माण करने में उनका योगदान अद्भुत है। आज क्योंकि बाबा साहब की जयंती है और अभी कुछ ही देर पहले मोदी जी ने पुष्प अर्पित कर कर अपनी श्रद्धांजलि भी दी है, तो मुझे लगा कि आज अच्छा दिन है कि इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ बातें करें। सबसे बड़ी प्राथमिकता दलितों की सुरक्षा की होगी। सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द उतना ही जरूरी है जितना कि आर्थिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये बाबा साहब के शब्द नहीं है, ये हमारे भी शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 19 के मैनिफेस्टो के शब्द हैं, उनके घोषणा पत्र के शब्द हैं जो उन्होंने जनता को चुनाव के पहले वादा किया था। लेकिन स्थिति दलितों की इस देश में, वंचित समाज के लोगों की इस देश में हम सबसे छुपी हुई नहीं है। चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो तमाम दलित महिलाएं हो जिनका बलात्कार होता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री यड्डी जी हो जो दलितों के घर जाके होटल का खाना खाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जब वो दलितों से मिलते हैं तो उनको पहले नहला धुला के साफ सुथरा किया जाता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अनंत हेगड़े जी हों जिन्होंने दलितों को कुत्तों तक से कंपेयर किया था। ये सरकार की कहीं ना कहीं मानसिकता दिखाता है और शायद इसीलिए जो कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार 2020 तक करीब 50,291 क्राइम अगेंस्ट दलित एक वार्षिक वर्ष में हुए थे और 2011 में इसकी संख्या 33,000 थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो औसतन 10 दलित महिलाओं का रोज इस देश में बलात्कार होता है। 10 महिलाओं का। 22% से ज्यादा रिपोर्टेड छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले दलित बच्चों के होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये सामाजिक अन्याय, और ये सच है कि जब ऐसा होता है तो पुलिस और प्रशासन पीड़ित को ही प्रताड़ित करता है, पुलिस और प्रशासन उनकी ही आवाज दमन करने का काम करता है, सारा की सारी सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी, ट्रोल आर्मी लग जाती है पीड़ित को गलत साबित करने में। इसके अलावा अगर आप देखें तो दलितों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो कहीं ना कहीं उनके नीति, नियम, कानून, उनके बजट तक में प्रतिबिंबित होता है। जो परसेंटेज ऑफ टारगेटेड स्कीम्स होती हैं दलितों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, टोटल सेंट्रल स्कीम और टोटल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से अब दलितों की टारगेट करने वाली स्कीम मात्र 4.4% हिस्सा उसका रह गया है। यह निरंतर हर साल गिरता जा रहा है। 2022 वित्तीय वर्ष में दलित औरतों के लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किए गए थे। 2023 में वो घटाकर 11,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा एलोकेट किए गए। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में भी घटा, परसेंटेज ऑफ बजट में भी घटा। बाबा साहब का सपना था कि दलित बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, मुख्य धारा में आएंगे तो सामाजिक न्याय और समानता को ज्यादा धार मिलेगी।
लेकिन नेशनल स्कीम टू इंसेंटिवाइज गर्ल्स इन द दलित कम्युनिटी, जो उस वर्ग की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, NGISC के तहत उसका जो एलोकेशन है वो लगातार गिरा है, उसका एनरोलमेंट लगातार गिरा है। स्कॉलरशिप्स, किसी वजह से संविधान में पूर्व की सरकारों ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर दलितों के लिए विशेष स्कॉलरशिप्स की बात कही थी। यह प्रॉमिस किया गया था कि 7,000 रुपए प्रति साल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलित स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यह 5 साल का कार्यक्रम था। इसमें इस वित्तीय वर्ष में मात्र 5,600 करोड़ एलोकेट किए गए, जो कि पर्याप्त नहीं है। 2021 के वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा जो दलितों के लिए जाना चाहिए, वो इस देश के 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को मिला ही नहीं। 2020 और 2021 के वित्तीय वर्ष में जो पैसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दलित बच्चों के लिए जाना चाहिए, वो 9 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को नहीं मिला। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको NMMS कहा जाता है, वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है उसका पैसा। उसका बजटरी एलोकेशन इस साल 450 करोड़ से घटाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। और डेटा बहुत है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए, फेलोशिप के लिए, फ्री कोचिंग के लिए लगातार बजटरी एलोकेशन घटाया जा रहा है और कई कई चीजों पर उसको आधा कर दिया गया है। एक बात यहां पर विशेष तौर से करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी होता है तो जबरदस्त रोष होता है, बड़ी चर्चा होती है, मीडिया में भी होती है, सोशल मीडिया पे भी होती है, पर इसकी असलियत क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको मैला ढोना कहते हैं, उसके चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 376 मौतें हुई हैं 2015 से 2020 के बीच में। लेकिन यह भी सच है कि मैला ढोना और जो सेप्टिक टैंक उतर के लोग साफ करते हैं, सरकार कहती है कि वो 2 अलग चीजें हैं। हम सबका मानना है कि वो एक ही चीज है, एक दूसरे का एक्सटेंशन है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं पूरक है। अगर व्यक्ति मैला ढो रहा है तो वो जरूर सेप्टिक टैंक भी साफ कर रहा है। सरकार की धृष्टता है ये कि वो उसको अलग बताती है, और सरकार की उससे बड़ी धृष्टता यह है कि लोकसभा में सरेआम झूठ बोलकर कहती है कि इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग से पिछले 3 सालों में एक भी मौत नहीं हुई है, पर कि सच यह है कि सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त इस देश में 2 सालों में 161 मौतें हुई हैं। और इसको खत्म करने का क्या प्रयास है? इसको खत्म करने का प्रयास ये उठाया गया था कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैला ढोने वालों के लिए करिएगा। उसके लिए 100 करोड़ का बजट था पिछले साल, उस बजट का आधा 43 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया गया, बाकी पैसा छुआ ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो इसी से साफ है कि जो एलोकेशन उनके पुनर्वास के लिए, जो एलोकेशन उनके ऑल्टरनेटिव्स के लिए किया गया, वो भी आधा कर दिया गया। आज इस बात पर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहब को बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोग सामाजिक न्याय के लिए आज प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस देश में। वो अपने आप में एक डिस्कशन है, लेकिन बाबा साहब का सबसे बड़ा मैसेज, बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश सामाजिक न्याय था। बाबा साहब की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि शोषित वंचित समाज के लोग मुख्य धारा में आए और इस देश में और हमारे समाज में समानता आए। लेकिन सरकार की मंशा और जो वाक्य होते हैं इस देश में वो अलग हैं, सरकार की नीतियां भी उसके टोटली विपरीत हैं, जिसका हम लोगों ने आपको कुछ उदाहरण दिया है। यहां पर पिछले 22 दिनों में CNG के दामों में बढ़ोतरी हुई है 13 रुपए 60 पैसे की, और PNG के दाम में बढ़ोतरी हुई है 11 रुपए 10 पैसे की। ये त्योहार है, आज बिहू भी मनाया जा रहा है, आज बैसाखी भी मनाई जा रही है, आज महावीर जयंती है। ये देश को सौगात है मोदी जी की। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, LPG का बढ़ रहा है, CNG का बढ़ रहा है, PNG का बढ़ रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते थे अरे पाइप नेचुरल गैस यूज करो। कल रात को जब मेरे पास मैसेज आया कि 4 रुपए 25 पैसे बढ़ा, तो मैंने कहा वाह, त्योहार मनाने के लिए अच्छा मौका दिया है।
लेकिन असलियत एक और भी है, और उस असलियत के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। असलियत यह है कि वैश्विक स्तर पर जो प्रति डॉलर क्रूड का दाम होता है वो मार्च में औसतन $113 प्रति बैरल था, वो घटकर $99 प्रति बैरल हो गया। 14% वैश्विक क्रूड में दाम कम हुए हैं, ब्रेंट का भी कम हुआ है। लेकिन क्या हमारी सरकार ने ईंधन का दाम कम किया है? जी नहीं, हमारी सरकार ने ईंधन का दाम कम न करके लगातार बढ़ाया है, लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं इस सरकार की धृष्टता, इस सरकार का अहंकार, इस सरकार का दंभ दिखाता है। सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन इन बातों पर चर्चा और ज्यादा पुरजोर तरीके से हर ओर होनी चाहिए। ये आम व्यक्ति पर इस देश के प्रहार है, और मैं आशा करती हूं कि आज बहुत सारे टेलीविजन डिबेट्स इस पर होंगे। विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। और हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर कोई संस्था, पीएफआई जैसी संस्था उन्माद फैला रही है, वैमनस्यता फैला रही है, 8 साल से सत्ता में आप है, सेंट्रल में तमाम जगहों पर आपकी डबल इंजन की, कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, बस झुंझुना बजाइएगा पीएफआई का, करिए ना बैन पीएफआई को। लेकिन अगर पीएफआई को आप बैन कर देंगे तो आप ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? आप किसके तरफ ध्यान आकर्षित करिएगा? सरदार पटेल ने 4 फरवरी एक्चुअली 1948 को आरएसएस को हिंसा और उन्माद फैलाने के आरोप में बैन किया था, महात्मा गांधी की हत्या के 5 दिन के अंदर। मोदी जी क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों नहीं पीएफआई को 8 साल से बैन किया जा रहा है? 2021 अगस्त से शिवराज सिंह चौहान ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि पीएफआई को बैन करने वाला है मध्य प्रदेश। आज 1 साल के करीब होने को आ गया, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? ऐसी क्या विवशता है कि आप पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं कर पाते हैं? 2020 में दिसंबर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं पीएफआई को सरकार बैन करने वाली है। 2022 अप्रैल आ गया प्रभु, क्यों नहीं पीएफआई बैन हो रही है? सितंबर 15 तारीख को 2020 में इनके युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जो आजकल नफरत के मैस्कॉट बने घूम रहे हैं, तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने सदन में सवाल पूछा पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको पता है सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा जब एविडेंस आएगी तो हम नेसेसरी एक्शन जो होगा वो लेंगे। तो पीएफआई पर जब आपका ही सांसद सवाल पूछ रहा है, आप बगले झांक रहे हैं। 2020 से आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं पीएफआई बैन होने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें तो 2019 से कह रही है पीएफआई बैन होने वाली है। तो कौन सा मुहूर्त ढूंढा जा रहा है पीएफआई को बैन करने के लिए? आज देश ये सवाल का जवाब जानना चाहता है। और ज्यादा दूर प्रेरणा के लिए मत जाइए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के 5 दिन के अंदर आरएसएस को यह कहकर बैन किया था कि ये नफरत और वैमनस्य फैलाते हैं। इनकी नफरती भाषणों का यह अंत हुआ है कि महात्मा गांधी को अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी, और इसलिए मैं आरएसएस को बैन करता हूं। उस लौह पुरुष को याद करके ही कुछ एक्शन ले लीजिए। ये झुंझुना बजाना, ध्यान इधर उधर बांटना, ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।